बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम एसे राइटिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड जो आइडियाज़ हैं उनमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे। ये क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमारा पहला लेक्चर है, इसलिए हम जनरली क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे और क्लाइमेट चेंज क्या है और इसके क्या असरात होते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर उसका क्या असर है। और कोशिश होगी कि जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी हैं वो भी आपके साथ शेयर किया जाएं। ये जो है वो आपके लिए एक जनरल नॉलेज में भी हेल्प करेगा। बाकी ये कि इंग्लिश के ऐसे राइटिंग में भी आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रॉपर इसमें मिलेंगे और प्लस करंट अफेयर्स का जो 2025 का पेपर है उसमें भी आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ओवरऑल भी अगर आप 2025 के बाद वाले एग्जाम्स में भी देखें तो ये एक जनरल किस्म का टॉपिक है। ये मैं रिकॉर्ड तो 2024 में कर रहा हूँ, लेकिन ये बाद में भी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो इसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें इंट्रोडक्शन आएगा, कॉजेज़, फिर ग्रीन हाउस गैस और इफ़ेक्ट क्या हैं, फिर मैनिफेस्टेशंस क्या हैं क्लाइमेट चेंज की, इफ़ेक्ट इसके क्या हैं, फिर फ्यूचर प्रोजेक्शंस, मिटिगेशन, अडेप्टेशन, ग्लोबल एक्शंस और फिर एक इंडिविजुअल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन ज़रा देखिए कि क्लाइमेट चेंज रिफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। ये है क्लाइमेट चेंज। इट कैन अकर नेचुरली बट ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कॉज सिंस द 20th सेंचुरी। अब पॉइंट ये है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये बात आप जहन में रखें कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप ये चीज़ जहन में रखें कि हर इलाका जो है ना उसका एक अपना क्लाइमेट है। क्लाइमेट का मतलब होता है कि ओवरऑल वेदर पैटर्न किसी भी इलाके का क्या है। ठीक है। अब जैसा कि हम पैटर्न पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान में चार मौसम हैं। एक ख़ास तरतीब से वो चारों मौसम आते हैं। ठीक है। कभी विंटर है तो विंटर के बाद स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के बाद समर है, तो समर के बाद ऑटम है, तो ऑटम के बाद फिर से विंटर है। इस तरह करके एक पूरे पैटर्न के साथ मौसम आते हैं। ठीक है। इसी तरह से और पाकिस्तान के भी सब एरियाज़ में एक जैसा नहीं है, मैदानी एरिया में और है, और जो पहाड़ी माउंटेनस एरियाज़ हैं उनमें शुमाली इलाका जहाँ जिन्हें हम कहते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ पे तो सर्दी ही रहती है। कभी कम सर्दी हो जाती है जिसको हम समर कह देते हैं, और कभी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से इंडिया में भी है, इसी तरह से बांग्लादेश में भी है। ठीक है। इसी तरह से आप यूरोप में चले जाएं, यूरोप में भी है। इसी तरह से अफ्रीका में, अमेरिका में, मतलब हर इलाके का अपना पैटर्न है। अब जैसे यूरोप है, यूरोप में ज़्यादातर सर्दी ही होती है। अफ्रीका के जो मिडल के एरियाज़ हैं, जो ईस्टर्न अफ्रीका और वेस्टर्न अफ्रीका है, और नॉर्दर्न अफ्रीका, स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका, वहाँ पे बहुत सीवियर वेदर होता है, स्पेशली गर्मी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। ठीक है। नीचे साउथ के एरियाज़ अगर देख लें, जिस तरह से यूरोप में सर्दी काफ़ी होती है, बिल्कुल इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी सर्दी होती है, न्यूजीलैंड में भी काफ़ी सर्दी होती है, साउथ अफ्रीका में सर्दी होती है काफ़ी। मतलब ये है कि हर इलाके का एक ख़ास वेदर पैटर्न। अब ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें से अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है, सारे ही एक जैसे हैं। सारे ही उस कंट्री के माहौल के मुताबिक लोग उसके साथ एडजस्ट हो गए। ठीक है। अब जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल उस तरह से बना लिए हैं, लोगों के कारोबार उस तरह से बन गए हैं, लोगों का एग्रीकल्चर का फसलें उस तरीके से उगती हैं कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो सर्दी के स्टार्ट में उगाई जाती हैं और फिर उनको सर्दी का मौसम सूट करता है। कुछ ऐसी हैं कि जिसमें जो गर्मी में उगाई जाती हैं उनको गर्मी का मौसम सूट करता है। कुछ ऐसा है कि जिनको दरमियाना मौसम सूट करता है, कि जब बहार का मौसम जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग वेदर। तो मतलब पॉइंट क्या है स्प्रिंग सीजन? पॉइंट ये है कि मौसम तो हर दुनिया में हर जगह के अपने अपने मौसम तो हैं,
लेकिन लोगों ने अपना बिजनेस, अपना लाइफस्टाइल, अपना पूरी जिंदगी की जो रूटीन है वो उस तरीके से बना ली है जो उन वेदर पैटर्न्स के साथ चलती है। ठीक है। लेकिन जब ये वेदर पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाएं और बड़े एक इस प्रोसेस के साथ चेंज होना शुरू हो जाएं कि वो एक लंबी चेंज लेके आ रहे हैं, तो ये फिर वेदर पैटर्न की बजाय ये क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वेदर तो डे टू डे बेसिस पे होता है ना। लेकिन क्लाइमेट जो होता है वो ओवरऑल किसी इलाके का जो मौसम होता है, आबो हवा जिसको हम कहते हैं, वो क्लाइमेट होता है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। लोगों में क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों की कारोबार डिस्टर्ब होते हैं, लोगों की लाइफ का पैटर्न डिस्टर्ब होता है। ठीक है। अब जैसा कि आप एग्जांपल ले लें कि पाकिस्तान में पिछले 4-5 सालों में, या कोई 8-10 सालों में कह रहे हैं, 8-10 सालों से तकरीबन कोई 2015-16 से ये शुरू हुआ था, स्मॉग पाकिस्तान में आ गई। स्मॉग कभी देखी नहीं थी पाकिस्तानियों ने, लेकिन अब आ गई। ठीक है। ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है। अच्छा, फिर पिछले कुछ सालों में, इन्हीं 8-10 सालों से शुरू होके अब आजकल आप देख रहे हैं कि जो दरमियाने मौसम है वो कम हो रहे हैं। दरमियाने मौसम कम हो रहे हैं, यानी कि स्प्रिंग सीजन जो है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है, और ऑटम जो है वो भी बहुत शॉर्ट हो गया है। यानी कि सर्दी होती है तो काफ़ी सर्दी पड़ती है, और जब गर्मी की तरफ जाना शुरू होता है मौसम, तो यकदम दिनों में, पहले महीने लगते थे आहिस्ता आहिस्ता इसको चेंज होने में। और वो जो दरमियान वाले 3 महीने होते थे, 2 महीने होते थे, वो 2-3 महीने स्प्रिंग सीजन होता था जब सर्दी से गर्मी आ रही होती थी। अब आप ये समझ लें कि वेदर पैटर्न शिफ्ट होने की वजह से सर्दी जो है वो मार्च तक जाती है, और मार्च के अंदर ही कहीं ना कहीं फुल गर्मी शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ जाता है। ये क्लाइमेट चेंज है। ये क्लाइमेट चेंज की एक निशानी है। ठीक है। और इसकी वजह से फिर वो जो दरमियाने मौसम में फसलें थीं, दरमियाने मौसम में लोगों ने काम करने होते थे, कई लोगों ने घर बनाने होते थे, कई लोगों ने, वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। फिर सर्दी जो है वो शिफ्ट होती है। तो सर्दी पहले नवंबर में अच्छी खासी सर्दी होना शुरू हो जाती थी। अब दिसंबर में भी, दिसंबर के एंड पे, पिछले आप ज़रा नोट करें कि 4-5 सालों से दिसंबर के एंड पे जो विंटर हॉलीडेज होती हैं स्कूल्स में और कॉलेजेस में बच्चों को, उस वक्त इतनी सर्दी नहीं होती। और जब जनवरी आता है, वो विंटर हॉलीडेज ख़त्म होती हैं ना, तो जनवरी में सर्दी असल पड़नी शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि पहले दिसंबर पाकिस्तान में बहुत सर्दी का महीना होता था। अब दिसंबर में कोई ख़ास सर्दी नहीं होती, जनवरी और फरवरी में चली गई। ठीक है। ये फसलों पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, और फिर जब सर्दी आती है तो फिर यकदम बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है। गर्मी आती है तो गर्मी यकदम बहुत ज़्यादा आती है। ये क्लाइमेट चेंज है। ये नेचुरली भी हो सकता है, दुनिया के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नेचुरली वेदर पैटर्न्स हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। लेकिन असल दुनिया में अगर देखा जाए तो ये जो 20th सेंचुरी में, जब से ये पिछले 20-22 साल, 24 साल हुए हैं, इनमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये होना शुरू हुआ है। जो हैवी किस्म की इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल का यूज़ है, जो डीफॉरेस्टेशन है, बहुत सारी रीजंस हैं जो आगे चल के हम इन पे बात करेंगे, जिनकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज आनी शुरू हुई। तो ये डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये सारा बेसिक नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस हवाले से आप ज़रा गौर करें कि आपको CSS, PMS या अदर जो भी competitive एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं। और आर्टिकल्स पढ़ के फिर उसकी कभी आपने समरी लिखनी है, कभी आपने उसकी बेस पे ऐसे लिखना है। तो आपको ये बेसिक आइडिया क्लियर होगा तो आगे कोई नई बातें भी आ जाएंगी तो आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये अब पूरी दुनिया में आना शुरू हो गई है। किसी इलाके में कम है, किसी में ज़्यादा है। अब जहाँ पे ये कम है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे
इसको डील करने के लिए स्पेशल हालात या तो पहले से मौजूद थे, या फिर उस कंट्री ने सोच के बना लिए हैं स्पेशल हालात, और वो डील करना सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्टेशन, और जितने से ज़्यादा ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी उसमें डील करना आसान है। अच्छा, अब अगर हम आगे इसमें देखें तो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग में डिफरेंस क्या है? ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर। ग्लोबल वार्मिंग अर्थ के का जो एवरेज टेम्परेचर है उसमें इंक्रीज का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। और क्लाइमेट चेंज क्या है? क्लाइमेट चेंज राइजिंग सी लेवल्स है, और मेल्टिंग आइस कैप्स है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, सर्दी है तो बहुत सर्दी, गर्मी है तो बहुत गर्मी, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। तो इसलिए कुछ बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं ग्लोबल वार्मिंग को और क्लाइमेट चेंज को, वो आप ये समझ लें कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, और यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने पिछले कुछ अर्सा पहले एक टर्म यूज़ की थी, ग्लोबल बॉयलिंग। ग्लोबल बॉयलिंग, क्योंकि अब इतनी तेज़ी से टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है कि अब इसे ग्लोबल वार्मिंग की बजाय ग्लोबल बॉयलिंग कहना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी चेंजेस 100 साल में कहीं एवरेज टेम्परेचर में आती थी, अब 10-20 साल में आ रही है, और टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका मतलब अर्थ का एनवायरनमेंट ओवरऑल गर्म से गर्म होता जा रहा है, और उसका असर है कि फिर क्लाइमेट चेंज आ रही है। दूसरे लफ्ज़ों में ग्लोबल वार्मिंग रीज़न है, क्लाइमेट चेंज उसका इफेक्ट है। ठीक है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसी वजह से तो एक्सट्रीम वेदर बन रहा है कि गर्मी है तो बहुत गर्मी, सर्दी है तो बहुत सर्दी, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये भी इसी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। सी लेवल राइज हो रहा है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। तो इस तरह से हम बड़ी आसानी से ये बात कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट है और ग्लोबल वार्मिंग उसकी रीज़न है। आगे की फैक्ट्स आपके पास होने चाहिए, ये बात बेसिक लेवल पे आपको पता होनी चाहिए कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसका टेम्परेचर 19 सेंचुरी के एंड से लेकर अब तक, 19 सेंचुरी के एंड से लेकर अब तक का मतलब है कि तकरीबन 200 साल पहले, या कोई 225 साल पहले की बात हो रही है, तब से लेकर अब तक अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.8% डिग्री बढ़ गया। मतलब 1.18 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ गया है। और ये कहने को तो एक छोटी सी चेंज हमें नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जब आप ज़रा गौर करें कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ा है, तो एवरेज टेम्परेचर ये बढ़ने से कितने ग्लेशियर्स मेल्ट होना शुरू हो गए जो इससे पहले कभी मेल्ट नहीं हुए थे। ये नासा ने 2023 में ये फिगर हमें दी थी। तो इस हवाले से हमें ये फैक्ट जो है वो ज़रूर याद रखना चाहिए। अच्छा, फिर एक साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे लेक्चर में ये वो सोर्सेज हैं जहाँ से ये नॉलेज सारा ये डेटा लिया गया है, तो इसलिए ये ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। आईपीसीसी, नासा, वर्ल्ड बैंक, एफएओ, डब्ल्यूएचओ, एनओएए। ठीक है, ये वो सारे दुनिया के ऑथेंटिक इदारे हैं जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, और वो मैंने अपने लेक्चर में ऐड की है। सो इसलिए ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज। कॉजेज में क्या क्या है? सबसे पहले ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज में सबसे पहली बात है जी, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। ये जो फॉसल फ्यूल बर्निंग है, जैसा कि कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह, इनको हम यूज़ करते हैं अपनी गाड़ियों में, अपने घरों में, फैक्ट्रीज में, हर जगह जो यूज़ करते हैं, ये जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये जितने भी फॉसल फ्यूल्स हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस है, और आगे चल के मैं आपको ज़रा
इस हवाले से मज़ीद भी बताऊंगा कि ग्रीन हाउस गैस और ग्रीन हाउस इफेक्ट ये क्या चीज़ है। तो ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। और ज़रा गौर करें कि फॉसल फ्यूल बर्निंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 76% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। मतलब ये है कि फॉसल फ्यूल की वजह से जो पोल्यूशन पैदा होती है या जो ग्रीन हाउस गैसेस पैदा होती हैं वो 76% है। ठीक है, ये बहुत एक अलार्मिंग किस्म की सिचुएशन है। तो इस तरह से जो ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज हैं, यानी कि जो इंसानों की वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की कॉजेज हैं, उनमें फॉसल फ्यूल का बर्निंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है। जो कि आप जरा गौर कर लें, 76% जो ग्लोबल वार्मिंग की एमिशंस हैं वो तो सिर्फ फॉसल फ्यूल से पैदा हो रही हैं, 76%। बाकी कॉजेज तो बाद की हैं। फिर उसके बाद दूसरी कॉज है डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटना। अब दरख्तों को काटा जाता है कभी फैक्ट्रीज लगाने के लिए, कभी घर बनाने के लिए, रिहायशी कॉलोनियाँ बनाने के लिए, फार्म हाउसेस बनाने के लिए, रेस्टोरेंट्स बनाने के लिए दरख्तों को काटा जाता है। तो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ट्रीज दैट एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि फॉसल फ्यूल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करनी है वो एब्जॉर्ब किसने करनी है माहौल में से? दरख्तों ने। और दरख्त कम हो रहे हैं। मतलब एक तरफ फॉसल फ्यूल का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, और डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है, यानी कि जो दरख्त जिन्होंने वो एब्जॉर्ब करनी है और माहौल को बैलेंस करना है वो दरख्त कम हो रहे हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में डबल रेट पे ये क्लाइमेट चेंज आ रही है। एक तरफ तो रीज़न बढ़ रही है और एक तरफ उस रीज़न को कंट्रोल करने वाला एलिमेंट कम हो रहा है, दरख्त यानी कि। और फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक फार्मिंग है। लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो है, ये जो लाइफ स्टॉक यानी कि ये भैंसें पालना, भेड़ें पालना। जाहिर है ये जब पाली जाती हैं तो इनका वेस्ट भी होता है। ठीक है, इनके लिए फसलें काटी जाती हैं, इनको चारा दिया जाता है, ये वो सारी। इसकी वजह से ओवरऑल अगर हम देखें, वैसे तो ये एक डिटेल टॉपिक है खुद से, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मीथेन जो है, CH4 हम इसे कहते हैं। मीथेन एक गैस है जो कि पैदा होती है इस लाइफस्टाइल फॉर्मिंग से ज़्यादा। और ये भी एक रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस की। और फिर उसके बाद अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू 10 to 12% ऑफ द ग्लोबल इमिशंस, स्पेशली थ्रू मीथेन फ्रॉम लाइवस्टॉक एंड राइस पैडीज। ये जो चावल की फसल है, और स्पेशली चावल की फसल भी मीथेन गैस पैदा करती है। और फिर इनमें से जब झाड़ के चावल निकाले जाते हैं तो वो भी। मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में जो दो मेन एरियाज हैं, एक फसलें और दूसरी साइड पे लाइफ स्टॉक, वो 10 to 12% ग्लोबल इमिशंस देता है ग्रीन हाउस गैसेस की। तो ये भी, एग्रीकल्चर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन जाहिर है एग्रीकल्चर तो दुनिया में शुरू से रहा है, हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते। लेकिन असल चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर में अब टेक्नोलॉजी आने की वजह से एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेट के ऊपर इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा होना शुरू हो गया। पहले एग्रीकल्चर जो है उसमें फर्टिलाइज़र भी नहीं थी, उसमें मशीनरी का इस्तेमाल भी नहीं था, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की पूरी इंडस्ट्री जो है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू चलती थी। तो एग्रीकल्चर में भी ये टेक्नोलॉजी और केमिकल्स और ये सब चीज़ें आने की वजह से एग्रीकल्चर भी अब पोल्यूशन का बायस बन रहा है। लेकिन जाहिर है हम इसको ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट ये है कि इसको प्रोसेस किया जा सकता है, इसके तरीके बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक कॉज है जी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, अब जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री है या और जो केमिकल बनाने की इंडस्ट्री है, उसमें बहुत हैवी अमाउंट CO2 की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिलीज होती है।
अच्छा, अब आते हैं नेचुरल कॉजेज की तरफ के कुदरती तौर पर क्या कॉजेज हैं। ये नेचुरल कॉजेज हैं तो सही, लेकिन ये इतनी सिग्निफिकेंट इसलिए नहीं है। एक तो ये कि हमारा इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, और दूसरी इसलिए क्योंकि ये इतनी कम है कि ये शुरू से ही हैं, और हम इनको अगर कंसिडर कर लें या ना कर लें उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता। असल कॉजेज तो ह्यूमन वाली ही है। सबसे पहले जी सोलर रेडिएशन चेंजेस, कि सोलर आउटपुट कैन चेंज but it has had a minimal impact on the current climate crisis। सोलर रेडिएशन चेंजेस का मतलब ये है कि जो सूरज की तरफ से आने वाली शुआएं हैं उनमें थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, और वैसे वो चेंज भी ओजोन लेयर के डैमेज होने से ज़्यादा आ रहा है। बट वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि हम इसे कोई मेजर रीज़न कह सकें। छोटा मोटा इसका इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद नेचुरल कॉजेज में वॉल्केनिक इरप्शंस हैं। वॉल्केनोज फटते हैं, जो मतलब पहाड़ों में से गर्म लावा निकलता है, पहाड़ फट के निकलता है और वो आगे चलते हैं। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में ये होता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा ये काम होता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये होता है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस जो है ना वो भी एक रीज़न है, एक कॉज है माहौल को गर्म करने की और क्लाइमेट चेंज की। लेकिन इसके भी इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म होते हैं, कोई बहुत लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होते। तो इस तरह से दोनों तरह की कॉजेज़ हमने पढ़ी, लेकिन ज़्यादा जो है वो ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेज़ ही हैं, कि इंसानों की पैदा की गई रीज़न है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आ रही है। अब ये हमने बात अभी थोड़ी देर पहले भी की, तो अब ये क्लियर कर लें कि ग्रीन हाउसेस गैसेस क्या चीज़ हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस गैसेस, इनको समझने के लिए आप इन दोनों में फ़र्क का जानना बड़ा ज़रूरी है। जी, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ये ग्रीन हाउस हाउस गैसेस की वजह से होता है। ग्रीन हाउस गैसेस की हम अभी बाद में बात करते हैं कि वो कौन कौन सी होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस वो हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं, और ग्रीन हाउस इफेक्ट वो हीट है जो कि अर्थ के ओवरऑल एनवायरनमेंट में पैदा हो रही है, और वो हमारे हमारे इस प्लेनेट के, जो अर्थ प्लेनेट है, उसके एनवायरनमेंट को ओवरऑल गर्म कर रहा है। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस का वो इफेक्ट जो कि हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट को आहिस्ता आहिस्ता गर्म कर रहा है, वार्म कर रहा है, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ग्रीन हाउस गैसेस में जो सबसे बड़ी है वो है जी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे बड़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैस है। ग्रीन हाउस गैस आप इसको कहेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है ना। अब ये वो गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। पहली कार्बन डाइऑक्साइड है, और आगे और भी एग्जांपल इसकी आ रही हैं। ये ये वो गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और इनकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को ओवरऑल राइज कर रहा है। तो इसमें सबसे पहली कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में शुरू से है, और ये भी जहन में रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों सालों तक माहौल में रहती है, और ये जाती नहीं। और ये 65 to 76% ऑफ द वार्मिंग पैदा करती है। 65 to 76% ऑफ द वार्मिंग, यानी कि वो गर्मी जो पैदा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से पैदा होती है। ज़रा हैवी परसेंटेज आप इसकी चेक कर लें, पहले भी बात हुई है। और एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन इज नाउ 419 ppm पार्ट्स पर मिलियन, द हाईएस्ट इन 800,000 ईयर्स। नासा सॉरी NOAA की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हमारे माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ओवरऑल अर्थ के एनवायरनमेंट में 419 ppm है, जो पिछले 8 लाख सालों में हाईएस्ट है। इतनी कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे माहौल में नहीं रही जितनी कि अब है। और ये एक दफ़ा पैदा हो जाए तो फिर सैकड़ों साल रहती है।
ये ख़त्म नहीं होती जब तक कि दरख्तों के ज़रिए दरख्त इसको एब्जॉर्ब ना कर लें या कोई नेचुरल प्रोसेस ना हो जाए, ये ख़त्म नहीं होती गैस। बाकी ख़त्म भी हो जाती। तो ये ज़रा गौर करें कि 8 लाख सालों में पहली दफ़ा ये हुआ है कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है और ये भी ये बढ़ रही है। और यही वजह ग्लोबल वार्मिंग की है। बाकी वजूहात के साथ साथ ये सबसे बड़ी वजह है। सबसे बड़ी वजह समझें, 3/4 वजह तो यही है। फिर उसके बाद मीथेन है। अब मीथेन भी कार्बन डाइऑक्साइड की तरह से ही ग्रीन हाउस गैस है। और ये 25 गुना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से नुकसान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से 25 गुना ज़्यादा ये पोटेंट है, ये नुकसान करती है और ये मौजूद है। और ये, लेकिन ये अर्थ के एनवायरनमेंट में 12 साल तक रहती है। अगर एक दफ़ा पैदा हुई तो वो 12 साल के बाद खुद ब खुद नेचुरली ख़त्म हो जाएगी मीथेन गैस। कार्बन डाइऑक्साइड तो सैकड़ों साल रहती है ना, लेकिन ये 12 साल तक रहती है, फिर ख़त्म हो जाती है। फिर नई पैदा हो जाती है, जाहिर है वो उसको ख़त्म होने में टाइम लगता है। अच्छा, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये जो खाद वगैरह फर्टिलाइज़र डाली जाती है उसमें ये यूज़ होती है और उससे निकलती है। और ये 289% मोर इफेक्टिव है हीट को ट्रैप करने में। यानी कि ये गर्मी पैदा करने में कार्बन डाइऑक्साइड से कोई 300 गुना ज़्यादा इफेक्टिव। यानी कि ये होती तो थोड़ी है माहौल में, लेकिन अगर ये हो तो कार्बन डाइऑक्साइड से 3 गुना ज़्यादा नुकसान करती है। ये फर्टिलाइजर की वजह से है, खाद की वजह से, जो फसलों को खाद डाली जाती। तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये असल में ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ के एनवायरनमेंट को ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ये सारी क्लाइमेट चेंजेस आ रही हैं। ये भी रीजंस में आता है। आगे मैनिफेस्टेशन, यानी कि किस तरह से हमें पता चलता है कि क्लाइमेट चेंज आ रही है। उसके लिए सबसे पहले राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। अर्थ का, ग्लोब का, हमारी ज़मीन का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसकी ये फिगर्स अब नोट कर लें कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1880 से लेकर, यानी कि तकरीबन कोई 150 साल में 1.18 डिग्री सेंटीग्रेड ये टेम्परेचर बढ़ गया है। तकरीबन, हाँ, 150 साल। मैंने पहले अभी 250 साल कहा था, नहीं, 150 साल है ये। तो अब ज़रा गौर करें कि एक तो ये टेम्परेचर 1.18 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया और ये मुसलसल बढ़ रहा है। फिर अगर हम 1880 से पिछले 150 साल देखें तो इससे आधा भी नहीं बढ़ा था एवरेज टेम्परेचर। तो मतलब क्या है कि अब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और फिर 2005 से लेकर अब तक 19 साल हो गए। इन 19 ईयर्स में 10 साल पूरी दुनिया में वार्मेस्ट ईयर्स जो थे। मतलब ज़रा गौर करें कि अर्थ के टेम्परेचर में दी वार्मेस्ट 10 ईयर्स अगर हम निकालें, जो सबसे ज़्यादा गर्म तरीन 10 साल थे अर्थ के टेम्परेचर में, वो पिछले 19 सालों में से 10 साल थे। ठीक है ना? अब बात समझ रहे हैं ना? यानी कि आप इस इंटेंसिटी को इस तरह से समझ लें कि कि अगर हम, जब से दुनिया बनी है या हमें हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है टेम्परेचर की, तो एवरेज टेम्परेचर अगर हम वो जब से दुनिया बनी है तब से लेकर, अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें तो जो टॉप के 10 साल हैं वो पिछले 19 सालों में से 10 साल थे। ये एक बड़ी अलार्मिंग रीज़न है, सिचुएशन है, और ये एक मैनिफेस्टेशन है कि क्लाइमेट चेंज बड़ी तेज़ी से आ रही है। फिर उसके बाद मेल्टिंग आइस एंड स्नो, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बर्फ़ पिघल रही है। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिक आइस शीट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक अपनी हाइट लूज़ कर चुकी हैं, अपना मैस लूज़ कर चुकी हैं। यानी कि वो बर्फ़ मेल्ट होके समंदर में शामिल हो रही है, जिससे समंदर का लेवल बढ़ रहा है। ठीक है। फिर जो आर्कटिक ओशन है उसमें भी 13% पर डेकेड, यानी कि हर 10 साल में 13% का इजाफा हो रहा है
सी लेवल के राइज में, और बर्फ मेल्ट हो रही है तो बर्फ में कमी आ रही है, बर्फ की हाइट कम हो रही है, मैस कम हो रहा है, दूसरे लफ्जों लफ्जों में वो सारी बर्फ पिघल के पानी में जा रही है। और वो जब सारी बर्फ पिघल के पानी में जा रही है तो जाहिर है कि ओशन का, सी का लेवल राइज हो रहा है। ये भी क्लाइमेट चेंज की एक मैनिफेस्टेशन है। इसके बाद है जी राइजिंग सी लेवल्स, ये बात मैंने अभी की। और फैक्ट आप ये देख लें कि पिछली सदी में, पिछली एक सेंचुरी में, यानी कि पिछले 100 साल में 8 इंचेस यानी कि 20 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यही स्पीड चलती रही तो बहुत सारे ऐसे हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, हमारे भी और पूरी दुनिया में, मतलब पाकिस्तान के भी और पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, तो बहुत सारे ऐसे कोस्टल एरियाज हैं कि जो अपना लेवल जो है, सी लेवल, वो लूज कर जाएंगे, सी लेवल राइज कर जाएंगे और अपने कोस्टल एरियाज को लूज कर जाएंगे, वो पानी में चले जाएंगे। ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन फर्दर है। इसके बाद ओशन वार्मिंग एंड एसिडिफिकेशन। जो ओशन है वो गर्म हो रहा है, उसके पानी का टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है और उसमें एसिड्स पैदा हो रहे हैं। इसकी इफेक्ट आप ज़रा देख लें कि द ओशंस हैव एब्जॉर्ब 90% ऑफ द एक्सेस हीट। मतलब जो पानी चूंकि हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इस वजह से दुनिया में जो हीट पैदा हो रही है, जो हम पहले अभी बात कर रहे थे कि दुनिया का जो टेम्परेचर हॉट हो रहा है, उसका 90% ओशंस यानी कि पानी एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग और डिस्ट्रप्शन इन द मैरीन इकोसिस्टम आ रहा है। यानी कि जो समुद्री हयात है, जो समुद्री एनवायरनमेंट है, जो वहाँ पे पौधे हैं, जो वहाँ पे जानवर हैं, वो सारे इफ़ेक्ट हो रहे हैं, या तो मर रहे हैं या उनमें भी एसिड पैदा हो रहा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, और स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। और एसिडिटी देखें तो ओशन की जो एसिडिटी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि 19 सेंचुरी में था, लेट 19 सेंचुरी से लेकर अब तक 30% ओशन में एसिडिटी बढ़ चुकी है, और उसकी रीज़न है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिडिटी ओशन की बढ़ रही है। और उसके बाद एक और जो वाज़ेह चीज़ है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज आ रही है, वो है एक और मैनिफेस्टेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसा कि मैंने अभी 10 सालों की बात की, ये भी आपके सामने है। और ये चीज़ ज़रा देख लें कि बहुत ज़्यादा हरिकेन्स और फ्लड्स और हीट वेव्स और ड्रॉट्स आ रहे हैं। हरिकेन्स का मतलब समुद्री तूफान है, फ्लड्स का मतलब सैलाब है, हीट वेव्स का मतलब है गर्मी की लहर, और ड्रॉट का मतलब खुश्क साली। ये दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में आ रहे हैं। और 2023 में हॉटेस्ट डेज जो हैं वो नोट किए गए हैं। जो पूरी अर्थ के हॉटेस्ट डेज थे वो 2023 में, मतलब जब से दुनिया बनी है तब से लेकर जो सबसे ज़्यादा गर्म दिन आए हैं वो 23 में आए हैं, पिछले साल 2023 में। ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पूरी दुनिया में हो रहे हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या है? इफ़ेक्ट तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैंने अ, कोशिश करके इसको सिर्फ रेलेवेंट रखने के लिए कुछ मेजर चीज़ें ही यहाँ पे ऐड की हैं। तो इसमें सबसे पहले जी इकोसिस्टम के ऊपर क्या एनवायरनमेंट है, क्या इसका इफेक्ट है। इकोसिस्टम का मतलब होता है एनवायरनमेंट, जो अर्थ का ओवरऑल एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में पौधे, जानवर, इंसान, दरख्त, ये सब जो है वो अपने अपनी लाइफ को गुजारते हैं। ये सब इकोसिस्टम उस माहौल को कहते हैं। और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है तो जाहिर है, अब देखें ना, आप इसमें ज़रा नोट कर लें कि कपास है, गंदम है, ये फसलें मैदानी इलाकों में ज़्यादा उगाई जाती हैं, पहाड़ी इलाकों में ये उग ही नहीं सकती। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में सेब होता है, फ्रूट होते हैं और ग्रेप्स हैं, ये मैदानी इलाकों में नहीं उग सकते। ठीक है। तो हर इलाके का अपना एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के मुताबिक उसका पूरा इंडस्ट्री, लोगों का रहन सहन, ये सब कुछ बना हुआ है। तो इकोसिस्टम के ऊपर जो इसका इफेक्ट है वो ये है कि ये हैबिटेट के
डिसरप्शन की वजह से, ख़राबी की वजह से स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं। वो स्पीशीज़ जानवरों की भी हैं और वो प्लांट्स की भी हैं। और ओवर 1 मिलियन स्पीशीज़ एट रिस्क है। ठीक है, मतलब 10 लाख ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की हैं, जो यूएन की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक वो एट रिस्क हैं और वो इसी वजह से ख़ात्मे के करीब हैं। फिर पोलर बियर और कोरल रीफ्स, ये जानवर होते हैं, और बहुत सी और स्पीशीज़ हैं जो कि थ्रेट में है। इसी तरह से ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसका बहुत असर आता है। हीट रिलेटेड जो इलनेस है, या ये जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हैं, मलेरिया और डेंगू वगैरह, ये ज़्यादा हो रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं, इनकी वजह से डेथ बढ़ रही है। ठीक है, और अगर कहा जा रहा है कि अगर ये इसी रफ्तार से ये चलता रहा सब कुछ, तो 2100 तक, यानी कि अब ये 2024 है ना, तो तकरीबन 70 ईयर्स के बाद, 75 ईयर्स के बाद एडिशनल 2.5 लाख, 2,50,000 डेथ पर ईयर एडिशनल होनी शुरू हो जाएंगी, जो सिर्फ माहौल की वजह से होंगी। जितनी डेथ अब होती हैं उससे 2.5 लाख ज़्यादा डेथ पर ईयर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएंगी, इन्हीं डिजीज़ की वजह से इंसानों की। ये WHO की रिपोर्ट है। एग्रीकल्चर के ऊपर इसका क्या असर आता है कि जो ग्रोइंग सीजन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि फसलें कब काश्त करनी है, कब उनको पानी लगाना है, कब उनको फर्दर उनकी देखभाल के लिए सारे इंतजामात करने हैं, कब उनकी प्रोडक्शन आनी है, यील्ड आनी है, कब उसकी कटाई होनी है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वेदर पे डिपेंड करती थी और वेदर पैटर्न डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में फसलों की जो पैदावार है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। और 2050 तक, यानी कि सिर्फ 25 साल के बाद, क्रॉप्स जो हैं उनकी ये डिक्लाइन जो है वो 10 to 25% चला जाएगा, जो कि स्पेशली गंदम, चावल और मकई। ठीक है, वीट, राइस और मेज़, इनकी जो काश्त है उनमें इतनी कमी आ जाएगी, और यही वो मेजर चीज़ें हैं जो कि खाई जाती हैं, और इंसान ज़ाहिर है इससे अफेक्ट होंगे। फिर वाटर रिसोर्सेज के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या है कि रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस की वजह से कहीं पे तो खुश्कसाली हो रही है कि पानी नहीं है, और कहीं पे इतना पानी है कि फ्लड्स आ रहे हैं, सैलाब आ रहे हैं। पाकिस्तान में आप 2022 का जो सैलाब है आप उसको देख लें। अच्छा, फिर 2 बिलियन लोग जो हैं, ज़रा ये गौर करें कि पूरी दुनिया में इस वक्त 2 बिलियन पीपल, 2 अरब लोग ऑलरेडी वाटर की शॉर्टेज का शिकार हैं, कि वो जहाँ पे रहते हैं उन इलाकों में पानी अवेलेबल नहीं है, और क्लाइमेट की वजह से ये पैटर्न जो है वो और ज़्यादा संगीन हो रहा है और ज़्यादा सीरियस हो रहा है। और ये लगता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन लोगों की जो तादाद है वो बढ़ेगी। इकोनॉमी के ऊपर फिर क्या असर है, ये भी देख लें कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि रोड्स, ब्रिजेस और ये सब, इसके ऊपर, और फिर घरों के ऊपर और इंसानी ज़िंदगियों के ऊपर, लोगों की रोज़ी के ऊपर, कमाई के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा नुकसान आ रहा है। और क्लाइमेट से रिलेटेड जो डिज़ास्टर हैं उनकी वजह से जो तबाहियाँ हुई हैं, बेशक वो घर के लेवल पे हैं, या ओवरऑल कंट्री के लेवल पे हैं, या लोगों के इंडिविजुअल कमाई के लेवल पे हैं, वो 2000 से लेकर अब तक तकरीबन कोई 2 ट्रिलियन, 2 खरब डॉलर, रुपए नहीं डॉलर, 2 खरब डॉलर का नुकसान ओवरऑल पूरी दुनिया में हो चुका है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पिछले 23-24 सालों में। तो ये इकोनॉमी के ऊपर बहुत हैवी किस्म का इम्पैक्ट है इसका। और आगे आते हैं जी फ्यूचर प्रोजेक्शंस के, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेड है। फ्यूचर में एक्सपेक्टेड क्या है जी, टेम्परेचर प्रोजेक्शंस क्या हैं, कि लगता यही है कि फ्यूचर के इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 21st सेंचुरी के एंड तक, अर्थ का टेम्परेचर 2.7 या इससे भी ज़्यादा बढ़ चुका होगा।
जो पिछले 150 सालों में 1.18 बढ़ा है। अब अगले सिर्फ और सिर्फ अगले कोई 70 सालों में ये उससे डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, 2.7%, 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एक फ्यूचर प्रोजेक्शन है जो बहुत अलार्मिंग है। उसके बाद राइजिंग सी लेवल बढ़ रहा है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि के इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि 2100 तक, वही 70 साल के बाद तक, ये 0.5 से 1 मीटर तक मज़ीद बढ़ जाएगा। और इससे मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोगों की डिस्प्लेसमेंट होगी, और उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ेंगे और कहीं और जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी आ चुका होगा। और इसके बाद वेदर एक्सट्रीम्स हैं, तो हरिकेन्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स, फ्लड्स वगैरह मैंने आपको पहले बताया, ये हो रहे हैं। ठीक है। और 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो वार्मिंग बढ़ चुकी है, और पिछली सेंचुरी में ये 14 गुना ज़्यादा बड़ा है। ये एक एक्सट्रीम वेदर पैटर्न है, और फ्यूचर में प्रोजेक्शन यही की जा रही है कि जैसे मैंने अभी बताया कि ये 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से बहुत गर्मी हो जाएगी। अच्छा, फिर मिटिगेशन, अब इसको कमी के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है, उसमें ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब हमें फॉसल फ्यूल को छोड़ के, यानी कि पेट्रोल, गैस, ऐसी चीज़ें, ऐसा फ्यूल कि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, उनको छोड़ के हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें कि सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, ये सारी चीज़ें हैं, उनकी तरफ हमें जाना चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी। यस, हमें अपनी बिल्डिंग्स, अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अपनी गाड़ियाँ, बिल्डिंग्स, ये वो घर, दफ्तर इस तरह से बनाने चाहिए कि जिसमें एनर्जी का यूज़ कम से कम हो, बिजली कम से कम इस्तेमाल हो, गैस कम से कम इस्तेमाल हो, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाले फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, वो कम से कम इस्तेमाल हों। इस तरह की हमें बिल्डिंग्स और ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें बनानी चाहिए। फिर उसके बाद है जी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज ये क्या है कि हमें टेक्नोलॉजीज, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हमें बनानी चाहिए, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज से हमें काम लेना चाहिए कि जो कि कार्बन को कैप्चर करते हैं। ठीक है। यानी कि हमें वो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए कि जिसमें हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अब जैसे देखें ना, अर्थ है, सॉरी, ट्रीज हैं, ट्रीज का जो बेसिक फंक्शन है नेचुरली, वो ये है कि जब वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, तो नेचुरली उन्हें ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो वो अपनी खुराक बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड माहौल से जज्ब करते हैं। और ये कुदरत का एक निज़ाम है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड दरख्तों को ज़रूरत है अपनी खुराक बनाने के लिए, वो जज़ब करते हैं। और माहौल में ज़्यादा होती है तो अ, खराबी पैदा होती है, एनवायरनमेंट ख़राब होता है, 76% उससे पोल्यूशन बढ़ती है। तो यानी कि दरख्त एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, तो दूसरे लफ्ज़ों में दरख्त जो है वो पोल्यूशन कम कर रहे होते हैं। तो वो अब कहा यह जा रहा है कि हमें टेक्नोलॉजीज इस तरह की यूज़ करनी चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से सक करें और यूज़ करें, ताकि ओवरऑल हवा में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कम हो। और फिर रीफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन। देखिए बात यह है कि हमें दरख्त लगाना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ठीक है। यानी कि पहली बात तो ये कि हमें नए जंगलात भी बनाने चाहिए, नए दरख्त लगाने चाहिए, और जहाँ पे दरख्त पहले कभी थे, अब ख़त्म कर दिए गए, वहाँ पे दरख्त उगाने चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से दरख्त लगाएंगे। सबसे असल हल तो यही है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे,
उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लाइमेट चेंज के सामने पुल बांध सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को रोक सकते हैं। अडेप्टेशन, अडेप्टेशन मिटिगेशन का मतलब हमने पढ़ा कि मिटिगेशन का मतलब है कि किस तरह से हम कम कर सकते हैं बुरे असरात को। अब अडेप्टेशन है कि अगर बुरे असरात हैं तो हम उनके साथ एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। एडजस्ट इस तरह से है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना ऐसा बनाएं कि जिसमें बिल्डिंग्स इस तरह की हों, हमारे घर, हमारी आबादियाँ, हमारा ऑफिसेज, हमारा सब कुछ इस तरह से हो कि जिसमें एक तो फ्लड अगर आए तो उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस हो। बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए कि वो ना फ्लड से डिस्टर्ब हों ना अर्थक्वेक से डिस्टर्ब हो। ठीक है। और फिर उसके बाद वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए कि पानी कहाँ पे इस्तेमाल होना है, कहाँ पे नहीं होना है। जहाँ पे इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है बस वहीं पे करना चाहिए, पानी को ज़ाय नहीं करना चाहिए। दूसरा एग्रीकल्चरल एडजस्टमेंट क्या है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होनी चाहिए और न्यू फार्मिंग टेक्निक्स आनी चाहिए। न्यू फार्मिंग की टेक्निक्स आनी चाहिए, एग्रीकल्चर में, ज़राअत में नई सोच आनी चाहिए और ऐसी फसलें हमें उगानी चाहिए कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हैं, दूसरे लफ्ज़ों में कि जो खुश्क साली में भी उग सके। ऐसी फसलें होनी चाहिए जो पानी कम में भी उग सके। फिर हेल्थ अडेप्टेशंस, हमें अपनी हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए कि वो जो नई बीमारियां पैदा हो रही हैं उनके लिए हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर बनाना चाहिए। नई बीमारियां हैं तो उसके खिलाफ नई तहकीक करके नए इलाज दरियाफ्त होने चाहिए। और आगे ग्लोबल एक्शन है, दुनिया में जो काम किए गए हैं वो क्या हैं। एक तो पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ जिसमें ये कहा गया कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर प्री इंडस्ट्रियल लेवल के बाद से लेकर अब तक चली गई है, उसको लिमिट करना है, उसके ऊपर बंद बांधना है। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ग्लोबल वार्मिंग को कम से कम करने की कोशिश करनी है। ये पेरिस एग्रीमेंट में ये पूरी दुनिया ने, ये जो बड़ी नेशंस हैं सारी दुनिया की, उन्होंने ये कमिटमेंट दी। उसके बाद है जी कि नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस भी होने चाहिए। यानी कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करे कि वो कुछ इस तरह से अपने लॉज और अपने कवानीन और अपनी लाइफस्टाइल्स और ये सब कुछ बनाए कि क्लाइमेट को टारगेट करके सारे कंट्रीज़ अपने काम करें, अपनी इकोनॉमी को, अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को, हर चीज़ को इस तरीके से मैनेज करें कि ग्रीन हाउस गैसेस कम से कम इमिट हों ताकि माहौल कम से कम ख़राब हो और क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। इसके बाद है जी ग्लोबल एक्शन। हाँ, मतलब ग्लोबल एक्शन में ये सारा कुछ किया जा रहा है और गवर्नमेंट्स ये प्री पेरिस एग्रीमेंट भी किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये NDCS भी किया। और उसके बाद है जी नेट ज़ीरो गोल्स। नेट ज़ीरो गोल्स का मतलब क्या है? ये देखें, दुनिया की कोई 130 कंट्रीज़ हैं जो मेजर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने ये एक टारगेट सेट किया है कि 2050 तक वो अपने सामने इस तरह के टारगेट्स रखे रखे हैं उन्होंने कि 2050 तक वो अपनी सारी इंडस्ट्री इस तरीके से चेंज कर लेंगे कि 2050 तक वो ग्रीन हाउस गैसेस 0% एमिट कर रहे होंगे। यानी कि उनकी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन ज़ीरो होगी। वो एमिट कर भी रहे होंगे तो ऑपोजिट में वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि वो उतनी ही जितनी कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है ना वो पैदा कर रहे हैं, उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए वो सारे सिस्टम बनाएंगे। और उसके बाद कार्बन मार्केट्स एंड इमिशन ट्रेडिंग, यानी कि ये यूरोपियन यूनियन इमिशन ट्रेडिंग सेंटर है जिसने बिजनेस को इंसेंटिवाइज किया है इमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। और यूरोपियन यूनियन का ये जो सिस्टम है, उन्होंने कहा जी कि कार्बन कार्बन मार्केट्स बनाई जाएं और कार्बन को ख़रीदा जाए। कार्बन को ख़रीदा जाए तो क्या है कि ऐसी इंडस्ट्री बने जो कि हवा से कार्बन को ले और ले के देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम देखें
तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है, ठीक है। और उसमें ऑक्सीजन तो हमारे काम की चीज़ है, जिसमें हम सांस लेते हैं। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड में से भी असल तो नुकसानदेह चीज़ कार्बन है ना। तो कार्बन को हवा में से ख़त्म करने के लिए नई नई मार्केट बनाई जाए और उस कार्बन को और जगह पे इस्तेमाल किया जाए। इस तरह का भी ग्लोबल लेवल पे काम हो रहा है। और फिर क्लाइमेट फाइनेंस। क्लाइमेट फाइनेंस ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक जिन्हें कहते हैं, यानी कि जो तरक्की याफ्ता नहीं है, उन मुल्कों में उन मुल्कों को मतलब उन मुल्कों को कोई 100 बिलियन डॉलर की इमदाद दे के उनको मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके अपने बुनियादी ज़रूरियात रोज़ी रोटी के लाले पड़े होते हैं। तो वो कैसे ये करेंगे कि जी अरबों डॉलर जो हैं वो लगाएं अपने माहौल के ऊपर, जो कि प्रायोरिटीज़ में तरक्की पजीर ममालिक में तो प्रायोरिटीज़ में स्टार्ट पे आता है, लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक में, एडवांस कंट्रीज़ में तो प्रायोरिटीज़ में आता है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें तो ये प्रायोरिटीज़ में नहीं आता। तो फिर जो बड़े कंट्रीज़ हैं उन्होंने 100 बिलियन डॉलर की कमिटमेंट की है कि वो गरीब मुल्कों को देंगे, ताकि वो गरीब मुल्क भी क्लाइमेट चेंज से लड़ सके। और अब एक इंडिविजुअल, एक इंसान क्या कर सकता है? जो बड़े लेवल पे कंट्रीज कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं। एक इंसान क्या कर सकता है? इंसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कर सकता है कि रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इस पूरे प्रोसेस को यूज़ करे, 3R पे फोकस करे। यानी कि या तो एक इंसान एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस यूज़ करे, जिसमें सोलर पैनल्स हैं, विंड एनर्जी है, कुछ इस टाइप का ये यूज़ करे, ठीक है। और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए। और दूसरी बात ये कि कार्बन को रिड्यूस करे, कम करे, और ऐसे चीज़ें यूज़ करे कि जो रीयूज हो सकें। और फिर रिसाइकल, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो रिसाइकल हो सके, जैसे प्लास्टिक का यूज़ ना किया जाए, उसको कम से कम होना चाहिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी गाड़ियाँ कम से कम यूज़ करें ताकि पेट्रोल कम से कम यूज़ हो। साइकिल यूज़ करें क्योंकि उसमें पेट्रोल यूज़ नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें जो इसमें पेट्रोल यूज़ नहीं होता, क्योंकि पेट्रोल ही कार्बन पैदा करता है ना। कॉन्शियस कंजम्पशन का मतलब ये है कि अगर बिजनेसेस में, हाउस होल्ड में, अपनी प्रोडक्ट्स में कहीं पे भी कोई यूज़ करने ही पड़े केमिकल्स, तो फिर इस तरह से होना चाहिए कि सोच समझ के यूज़ किया जाए, और ऐसे केमिकल्स को यूज़ किया जाए जो माहौल के लिए नुकसानदेह ना हो। ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट, प्लांट बेस्ड डाइट, सॉरी सॉरी, ईट अ प्लांट बेस्ड डाइट। प्लांट बेस्ड डाइट जो होती है, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनको खाया जाए, ठीक है। ताकि लाइव स्टॉक यानी कि गोश्त कम से कम खाया जाए, ताकि क्या हो कि मीट की कंजप्शन कम हो, और मीट की कंजप्शन कम होगी तो लाइव स्टॉक कम से कम पैदा करना पड़ेगा, और वो कम से कम होगा तो उसमें पोल्यूशन में काफ़ी कमी आएगी। और अब कंक्लूजन इस सारी बात का ये है कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा अर्जेंट ग्लोबल चैलेंज है कि जिसको फौरी हल करना ज़रूरी है। और ये किसी एक मुल्क का चैलेंज नहीं है, चूंकि एक मुल्क का एनवायरनमेंट पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है। इसलिए गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल, हर किसी को अपने लेवल पे कोशिश करनी चाहिए कि इस अर्थ को हम रहने के काबिल बनाएं। और ये जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन की स्ट्रेटजीज बताई गई हैं इस लेक्चर में, उन सबको बड़े अच्छे तरीके से वाइजली यूज़ करना चाहिए, ताकि क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स कम से कम हों। उसकी एक तो क्लाइमेट चेंज की कॉजेज़ को कम किया जाए ताकि क्लाइमेट चेंज आए कम, और अगर क्लाइमेट चेंज आए तो हम उसको रोक सकें किसी भी तरीके से। ये बेसिक चीज़ है। और जो वो जो सोर्सेज यूज़ किए गए हैं, जिनके नाम मैंने यूज़ किया, मैंने पहले भी बताया, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ से ये डेटा लिया गया। इस हवाले से मज़ीद अगर आपने कोई ऐसे वगैरह लिख के चेक करवाना हो
तो उसके लिए आप हम हमसे व्हाट्सएप पे इन फ़ोन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।